स्टेज पर तशरीफ फरमा मंजूर आलम साहब और मुख्तलिफ अलग अलग जमातों के और ग्रुप्स के धर्म गुरु और मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर सामने आए हुए, दूर दूर से बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए और आ रहे हैं, उन सबको जो है मेरा सलाम आदाब। मेरा ताल्लुक़ मुंबई से है और आप जानते हैं मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिकल कैपिटल है और बहुत अहमियत होती है। मुंबई से कोई चीज उठती है, कोई भी बात, कोई आवाज, और ये मजलूमों की, महरूमों की आवाज बुलंद करने के लिए जो आज इस जलसे का आयोजन किया गया है भारत मुक्ति मोर्चा की जानिब से और मूल निवासी तंजीम की जानिब से, तो आप यकीन मानिए ये बहुत ही सुलगता हुआ मौजू है। ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसका दर्द और कर्ब हम मुंबई के लोगों ने भी बहुत सहा है। पूना में तो अभी चंद सालों से जो है इसको लपेटे में लिया गया है, वरना आप जानते हैं कि जब सिलसिला 92-93 राइट्स के बाद से शुरू हुआ और जो इजराइल प्रेम हमारे देश से बढ़ता गया, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी देश के साथ हमारे जब ताल्लुकात बढ़ते चले गए, दोस्ताना बढ़ता चला गया, तो हमारा मुल्क भी धीरे धीरे आतंकवाद की लपेट में आ गया। और वो चीज जिसको हम कोई जानते नहीं थे, सुनते नहीं थे, बहुत कुछ तमाशा देखा हमने। और मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि ये जो पूरा प्लॉट जो बैठकर लिखा जाता है, ये लिखता कौन है? ये नागपुर के हेडक्वार्टर में बैठकर बड़े बड़े लेखक बड़े बड़े चिंतन मंथन करके जो है यहां से वहां तक पूरे महाराष्ट्र में फैलाया जाता है। और उसके बाद होता क्या है? वो सत्यपाल सिंह साहब मुंबई के कमिश्नर थे, ओहो बड़े सेकुलर आदमी, उर्दू की एक किताब लिख डाली और चंद हमारे बेवकूफ साथी हैं, उनका बड़ा सत्कार किया कि बड़े अच्छे और सेकुलर इंसान हैं। और इलेक्शन आने से पहले ही जोश मारा खून और रिजाइन देके गए किधर? भगवा फ्रंट में मोर्चा खोलने के लिए और उम्मीदवार बनने के लिए। तो ये इनकी हकीकत है। अभी एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर जैन, उनका भी खून जोश मारा कि इलेक्शन करीब है, चंद महीने या 6 महीने या साल भर रिटायरमेंट का है, रिजाइन देके कहां गए? वही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए। तो इन लोगों का तो हाल यही है। वो उर्दू में कहावत है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो ये खमीर, ये अंदर से उनको ट्रेनिंग जो है, मैंने ट्रेनिंग सेंटर की जो बात की, तो देखिए ऐसा है कि ये मुल्क में बदकिस्मती से आजादी से पहले से लेकर आज तक के वही ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेंड लोग सेकुलर जमातों में भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहां बात तो यह हो रही थी कि इस जलसे के आयोजन का मकसद यह है कि सेकुलर कौन है और जो सेकुलर नहीं है, फिरका परस्त है, वो पार्टियां और तंजीमें कौन सी हैं। लेकिन अब यकीन मानिए वो संघ परिवार के लोग, ट्रेंड लोग, कोई हिंदुस्तान की, मैं बिला मुबालगा बोलता हूं, कोई सेकुलर पार्टी ऐसे नहीं जिसमें उनके ट्रेंड लोग पहुंचे हुए नहीं हो। अगर उनका ट्रेंड करदा आदमी नरसिम्हा राव खाकी चड्डी वाला नहीं होता तो 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद जो है शहीद नहीं होती। ये इंतहा है उनके कमाल की और हमारे मुल्क के जवाल की। वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि क्या हुआ था और उसके बाद में क्या क्या हुआ, और उसके बाद 12 मार्च, बम ब्लास्ट, ये सारी चीजें। तो एक्शन रिएक्शन, बहुत सारी थ्योरी मोदी जी भी बयान करते हैं। पर आपको एक बात बता दूं, इस मुल्क की तारीख गवाह है और आतंकवाद की तारीख भी गवाह है कि एक वाहिद 12 मार्च का बम धमाका ऐसा है मुंबई का कि जिसमें ऐलानिया तौर पर दिखाई देता है, और हालात भी ऐसे थे जो श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि जिसमें ऐलानिया तौर पर सारे हिस्सा लेने वाले कैरेक्टर जो है वो मुसलमान थे, जो जुल्म का शिकार थे। रद्द अमल रिएक्शन के तौर पर उन्होंने ये काम किया। ना उससे पहले कोई ब्लास्ट, ना उससे पहले कोई आतंकवाद, ना बाबा कौम महात्मा गांधी का कत्ल मुसलमानों ने किया, ना राजीव गांधी का मर्डर, इंदिरा गांधी का मर्डर, किसी के मर्डर में कोई मुसलमान इन्वॉल्व नहीं था।
बड़ी बड़ी आतंकवाद की घटनाएं इस मुल्क में हुई, झूठा झूठा पार्लियामेंट पर हमला कराया गया। ये हमारे लोग डिपार्टमेंट वाले बड़े बड़े प्लॉट बनाते हैं बैठकर और उसके बाद रचना रची जाती है। फिर होता है इजराइल के साथ डिफेंस के बड़े बड़े सौदे होते हैं। आतंकवाद का भय जगाकर हमारे लोकल लोगों को छोटे छोटे इशू पर आपस में लड़ाकर, इसको उससे लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को आपस में लड़ाओ, ओबीसी को अपर कास्ट से लड़ाओ, अपर कास्ट को जो है मिडिल कास्ट से लड़ाओ, पूरे कास्ट सिस्टम का बीच में जो है भारत को बर्बाद करो और उसके बाद सारे लोगों को आपस में उलझाकर दिल्ली के तख्त पर राज करो। यह लानती मंसूबा है जो 1947 से लेकर आज तक के जो है मुसलसल जिस पे अमल होता चला आ रहा है। और ये मूल निवासी, ये तंजीम, आप बताइए ये कब हम लोगों को दो अलग अलग मजहब और अलग अलग कल्चर के मानने जानने वाले लोग, हम लोग कब एक दूसरे से करीब आते हैं, कब एक दूसरे की बातें सुनते हैं, कब ऐसा स्टेज जहां पर सारे लोग एक साथ मौजूद हो। मैं सलाम करता हूं ऑर्गेनाइजर्स को इस जलसे के। और जो लोग भी हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ फसादात करवाते हैं, वो शक्तियां जो मुजफ्फरनगर में भी सरगर्म अमल हैं, जो मुंबई और महाराष्ट्र में भी सरगर्म अमल हैं, जो बिहार, बंगाल, आसाम हर जगह पर एक्टिव हैं, वो सारे लोग चाहते क्या हैं? वो सारे लोगों का एक ही मकसद है कि इस मुल्क की जो मेजॉरिटी कौमें हैं, मैं मुसलमान जरूर इस मुल्क में माइनॉरिटी हैं, लेकिन इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है, दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, तो वही चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान मुसलसल लड़ाई रहे, मुसलसल नफरत रहे, एक दूसरे से कभी करीब ना आ सके। इसके लिए जो है नफरत का बीज बोया जाता है। उसके लिए इलेक्शन का सीजन जो है उससे पहले वाला साल, आप यकीन मानिए हम लोगों ने बहुत करीब से आतंकवाद की लड़ाई और आतंकवाद के बाद जो सारे तमाशे देखे हैं। टाडा कानून बना, मुझे अच्छी तरह से याद है, आजहानी कांशीराम की कयादत में टाडा कानून के खिलाफ मुंबई में सबसे पहला जुलूस निकला और मैं उस जुलूस में शामिल था। टाडा के खिलाफ मुहिम चली, उसके बाद टाडा खत्म करते करते उससे भयानक कानून पोटा, और पोटा के खिलाफ मुहिम चली, सारे लोगों ने देश के मिलकर चलाई, इंसाफ पसंद सेकुलर और हिंदू भाइयों ने पोटा स्क्रैप करते करते उससे खतरनाक कानून यूएपीए लाके हमारे सर पर थोप दिया। और रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए आप, टाडा में कन्विक्शन रेट कितना था, पोटा में जिन लोगों को, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें रेट कितना था, और अब यूएपीए का भी हशर देख लेना। 1% लोग भी जो है, 2% लोग भी जो है इस कानून के तहत गिरफ्तार जिनको किया गया था, वो अदालतों में उनके ऊपर केस साबित नहीं हुआ। अभी हिमायत बेग के केस की बात चल रही थी, कितने हिमायत बेग हैं ऐसे। मुंबई में एक बेचारे हज हाउस के इमाम साहब थे, गुलाम मोहम्मद यहिया, वही आतंकवाद का इल्जाम लगाकर भेज दिया, सड़ा दिए उनके साल। जब कोर्ट से जमानत मिली, लोअर कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए। हम लोगों ने बहुत सरकार को समझाया, जाके मिन्नत की, गरीब आदमी है, छूट गया है, बेगुनाह है, दूर दूर से वास्ता नहीं उसका आतंकवाद का। महाराष्ट्र सरकार और वो के जो हमारे हैं होम डिपार्टमेंट इनके बाद है, हाउ काई काट दी नहीं, हाँ बरोबर बरोबर, यही कह कहकर जब भी डेलीगेशन लेके गए, काई नहीं होणार, काई त्रास नहीं होणार, ये बातें कह कह के आप यकीन जानिए जब साल भर बीतने आ गया, जब अपील करने की बारी आई, तो अपील करने से एक दिन जो लास्ट दिन था खत्म होने से पहले हमारी सरकार जाकर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ जो है अपील दायर करती है। तो जहां मजलूम कोई भी अगर खास तौर पर वो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी का हो और वो बाइज्जत बरी होता है, तो हमारी सरकारें, चाहे वो स्टेट की सरकारें हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बेहतरीन लॉयर करती है कि इसको छोड़ेंगे नहीं। हमारी पुलिस ने पकड़ा था तो ये सच्चा ही होगा। और बदकिस्मती से इस मुल्क में मीडिया ट्रायल, ये संघ परिवार का खरीदा हुआ मीडिया, जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है उसके माथे पे आतंकवादी लिख दिया जाता है। आप क्या जाने दर्द क्या होता है। मैंने मुंबई में करीब से ऐसे घरानों को देखा है, पड़ोसी मुंह मोड़ लेते हैं, रिश्तेदार जो है अगल बगल झांकने लगते हैं, दूर दूर से लोग किनारा काटने लगते हैं। ये दर्द जो है, ये कर्ब सिर्फ वही समझ सकता है जिसके घर में से किसी बेगुनाह को उठाकर आधी रात को जो है टाडा पोटा और मकोका जैसे कानून में फेंक दिया जाता है। तो इस कानून के खिलाफ ये जो कानूनी दादागिरी चल रही है, उसके खिलाफ ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून के खिलाफ जो गैर कानूनी तौर पर काले कानून ला लाकर हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। कल को ब्रिटिश सरकार में भगत सिंह और
शहीद सुखदेव गुरु अशफाकुल्ला खान, इनको टेररिस्ट बोला जाता था। और आज के दौर में टेररिस्ट कौन है? टेररिस्ट वो है जिसको एटीएस पकड़ ले, टेररिस्ट वो है जिसको कोई एनआईए पकड़ ले, उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, उसके ताल्लुक से झूठी सच्ची कहानी पूरे मीडिया में, पूरे मुल्क में गर्दिश करती है। और जब ये बेगुनाह कोई महमूद पराचा जैसे एडवोकेट की वजह से, कोई ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की वजह से, कोई हमारे भाई अंजुम इनामदार साहब की कोशिशों की वजह से जब वो रिहा होता है, तो उसी आतंकवादी की रिहाई की एक लाइन की खबर भी वो बड़े बड़े मीडिया में नहीं आती है, जब फ्रंट पेज स्टोरी की जाती है। मैं लानत भेजता हूं ऐसे मीडिया के सिस्टम पर। और अब वक्त आ चुका है, याद रखिएगा कि जालिम को अमा मिलती हो जहां, जालिम को अमा मिलती हो जहां, मजलूम पिसे हर हाल वहां, और मरूब हो आदिल कातिल से फिर किसको मिले इंसाफ यहां। सब पाते हैं इंसाफ जहां वो बड़ी अदालत जिंदा है। तो ये बड़ी अदालत जो पूरी दुनिया का काम चला रही है, गरीब लोगों के केस जो आतंकवाद से महरूम और मजलूम केस हैं, उनके केसेस जो है यहां की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक, अरे कोई हाई कोर्ट तक जाकर तो लड़कर देखे। घर की चीजें बिक जाती हैं, बर्तन बिक जाते हैं, जेवर तो सबसे पहले बिकते हैं। और ये जो बड़े बड़े वकील जो आज राज्यसभा में पहुंचते हैं और एमएलसी बनते हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी रकमें लेते हैं। कोई जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खटखटा कर देखे जुल्म से लड़ने के खिलाफ। ठीक है, न्याय मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद किसकी ताकत है गरीब आदमी की, जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा और सीढ़ी भी चढ़ सके दिल्ली की? ये तो थोड़े लोग हैं दीवाने जो किसी तरीके से ये पूरा सिस्टम चलाते हैं, और छोटा मोटा सपोर्ट सारे लोग मिलकर करते हैं, तो कोई मजलूम जो है हिमायत बेग जैसा बाहर निकल आता है। कितने लोग ऐसे हैं? मालेगांव के लोगों की लड़ाई, मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब अभी यहां पर आएंगे। आप यकीन मानिए, स्वामी असीमानंद के एतराफ जुर्म के बाद कि हाँ ये गुनाह हमने किया, समझौता एक्सप्रेस हमने किया, मालेगांव हमने किया, अजमेर ब्लास्ट हमने किया, पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड है, इतने सारे सबूत हैं, उसके बावजूद भी उनकी बेगुनाही का सबूत सिर्फ इसलिए कि एटीएस ने गिरफ्तार किया था, हमारी लाडली एटीएस पर कोई आंच ना आने पाए, तो महाराष्ट्र सरकार एनआईए को झुटलाती रही। और एनआईए ने जब उनको बेगुनाह साबित किया, जब यहां से दिल्ली तक एक किया गया, तब जाकर उन मजबूर 8-9 मुस्लिम नौजवानों को, जिनके घर में, ज्यादातर लोगों के घर में जो है कहीं बिजली नहीं है, किसी के घर में लाइट नहीं है, किसी के घर में पानी का कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोगों को आतंकवादी, आप यकीन मानिए मैं एक एक के घर में 2-2 बार गया हूं मालेगांव के लोगों में, बहुत बुरा उनका हाल है। और किसी तरीके से वो लोग अब रिहा हो गए हैं, तो उनका केस डिस्चार्ज ना होने पाए, उसके लिए जो है हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारा पूरा सिस्टम पूरा जोर लगा रहा है। तो तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे, लगाओ जितना जोर लगाना है। हमारे जैसे लोग यहां पर, महान लोग बैठे हैं, और आप जैसे महान लोग कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, उनके होते हुए ये लड़ाई हमेशा चलती आई है और ये हमेशा से चलेगी। और ये लड़ाई का अंत उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के इस देश की मेजॉरिटी लोग, अक्सरियत लोग उसी सोच की नहीं हो जाए जिस सोच के आप हैं, जिस सोच के बैठे हुए स्टेज पर ये लोग हैं। और इस लड़ाई को बहुत दूर दूर तक ले जाने की जरूरत है। हिंदुस्तान में आज भी 70-80% लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। आतंकवाद की बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े जो है हथियारों के खरीदार हैं, हमारे पास बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम नहीं है। मुसलमान का बच्चा 100 बच्चा जब पहली में नाम लिखाता है, तो 5वीं तक जाने में 80 बच्चे घर बैठ जाते हैं। गरीबों के, आदिवासियों के, ओबीसी के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के भी यही मसले हैं, कोई अलग मसला नहीं है। तो इन सारे मसाइल से हटकर राज करने वाले आतंकवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पेशे के नाम पर हमको और आपको बांटकर जो है दिल्ली के तख्त पर राज करते हैं। तो अब आ गया है, इन सारी शक्तियों से जो है आप लोग बड़ी तादाद में अपने ही जैसे ख्याल करने वाले लोगों को जो है यहां से लेकर मुल्क के कोने कोने तक जो है आपको यह पैगाम पहुंचाना है। और मैं अपनी बात इस शेर पर खत्म करता हूं कि सियाह रात नाम नहीं लेती ढलने का, सियाह रात नाम नहीं लेती ढलने का, कोई तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, मुझे भी उसका इंतजार है। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मुल्क।